हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? ठीक चल रही है पढ़ाई आपकी? 11th क्लास की जो बॉटनी का पोर्शन है, या यूँ मानो कि जो बायोलॉजी है, उसका चौथा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। और आप सबको याद है कि चौथे चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर नंबर 4 का नाम था एनिमिलिया, जगत, यानी जंतु जगत। इससे पहले हमने प्लांट ही पढ़ा था, पहले और दूसरे में क्लासिफिकेशन और उसके सामान्य जानकारी पढ़ी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़े थे। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जो 4 है, जिसमें केवल और केवल एनिमल के बारे में, दुनिया में जितने एनिमल हैं, जंतु हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर रहे हैं। तो वैसे तो ये यदि देखा जाए तो पार्ट 19 यानी चौथे पार्ट का 19वां भाग है, 19वां वीडियो है। और क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी आपको बताया था कि बड़ा चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन के भी 3 पार्ट बनाएंगे अपन। तो पहला पार्ट है यानी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चंस का पहला पार्ट है, और वैसे वीडियो नंबर 19 है पार्ट का। पहला क्वेश्चन, सममिति क्या है? सिमेट्री कहते हैं ना सममिति को, सिमेट्री क्या है? प्रकार भी लिखना है आपको। तो बताओ बेटा, आपको याद है तो सिमेट्री बताएंगे आप, क्या होती है सिमेट्री? सिमेट्री किसे कहते हैं? जंतु के जो शरीर का आयतन है, जो भाग है, जो अंग हैं, उनको कितने भागों में यदि हम डिवाइड करें कि बराबर हिस्से हो जाएं, वो उसकी सिमेट्री कहलाती है, सममिति कहलाती है। जैसे सिमेट्री 3 प्रकार की, अरीय सममित, द्विपार्श्व सममित और असममित। अरीय सममित तो ऐसे एनिमल होते हैं जिनको किसी भी एंगल से देखा जाए तो शरीर के दोनों बराबर भाग अलग अलग विभाजित हो सकते हैं। द्विपार्श्व सममित ऐसे हैं कि यदि एक एंगल से ही विभाजन करो तो शरीर के 2 टुकड़े बराबर हो सकते हैं, वरना नहीं। जैसे कि मनुष्य, यदि हमें हॉरिजेंटल काटा जाए, ऊपर से नीचे की ओर काटा जाए, तो हमारे शरीर के 2 टुकड़े बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम द्विपार्श्व सममित हैं। कहीं से भी काटो, शरीर के 2 बराबर टुकड़े नहीं होते, उसे बोलते हैं असममित, एसिमेट्री। तो सममिति का मतलब आप समझ गए होंगे। सममिति का अर्थ है शरीर के जो आकार है उसके आमाप को बताया जा रहा है कि वो बराबर भागों में बटेगा या नहीं बटेगा। सेकंड क्वेश्चन, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जंतु से क्या अभिप्राय है? द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जंतु से क्या अभिप्राय है, पता है आपको बेटा? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो 3 प्रकार की लेयर बनती हैं। यदि आपको याद है कि शुरुआत के वीडियो में जब चैप्टर 4 शुरू हुआ था तो पहले हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, वर्गीकरण के आधार। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान क्या बनती हैं? 3 लेयर बनती हैं, जैसे कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यदि तीनों लेयर कंप्लीटली बनती हैं तो एनिमल होंगे त्रिस्तरीय, और तीनों में से कोई 2 बनती हैं तो एनिमल क्या होते हैं? द्विस्तरीय। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों बनती हैं तो त्रिस्तरीय, केवल 2 बनती हैं तो द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 3, खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन क्या है? खंडी भवन एक शब्द में देखें तो शरीर का खंडों में बटा होना ही खंडी भवन है। बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाना, यानी अलग अलग शरीर। ऐसा नहीं कि जैसे कि पूरी बॉडी एक साथ ही जैसे हमारी है, ऐसा नहीं। शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में बटा होगा तो शरीर का ये गुण खंडी भवन कहलाता है, यानी सेगमेंटेशन कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कह सकते हो, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हो, फादर ऑफ सिस्टमेटिक कह सकते हो। बताओ भाई, क्लासिफिकेशन का जनक कौन है? आप अपने उत्तर लिख लिया करो पहले, फिर मैं जब बोलूँ तो पॉज करने से पॉज कर लिया करो और फिर अपने उत्तर का मिलान कर लिया करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विनामपत्ति दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी मानते हैं और द्विनामपत्ति के जनक भी यही हैं। जो पादपों के और जंतुओं के विश्व स्तर की जो नामकरण पद्धति है द्विनामपत्ति, जो कि सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी उसे
वो पद्धति भी कैरोलस लिनियस ने दी थी और वर्गीकरण का आधार भी इन्होंने दिया था, अतः इसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन साइंस कह सकते हो, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कह सकते हो, फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स कह सकते हो, फादर ऑफ बाइनोमियल मेथड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा और यूग्लिना किस संघ या जगत के प्राणी हैं? दो नाम है यहाँ पर, एक अमीबा और दूसरा यूग्लिना। पूछने वाली चीज़ में एक तो फाइलम संघ और दूसरा किंगडम जगत। तो एक तो आपको संघ बताना है और एक जगत, अलग अलग बता सकते हो। तो अमीबा और यूग्लिना, यदि संघ की बात करें बेटे तब तो ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। कौन से संघ के प्राणी हैं? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। और यदि जगत की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत। तो अमीबा और यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। और जगत की यदि बात करें तो कौन सा जगत होगा इनका? ये प्रोटिस्टा जगत के प्राणी हैं। आपको याद है प्रोटिस्टा जगत के प्राणी सारे एक कोशिकीय होते हैं और जंतु होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव ही प्रोटिस्टा जगत में शामिल हैं। और भी याद होंगे आपको, एक पैरामीशियम है, ऐसे एनिमल इसी में थे। क्वेश्चन नंबर 6, स्पंज क्या है? उदाहरण भी दीजिए। क्या है भाई स्पंज? किन्हें कहा जाता है स्पंज? तो प्रोटोजोआ के बाद में कौन सा संघ आता है? पोरिफेरा। पोरिफेरा संघ के जंतुओं को ही क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं, क्योंकि ये गुद्देदार प्रकृति के होते हैं। तो पोरिफेरा संघ के जंतुओं को ही हम स्पंज कहते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो स्पंजिला, ये इसका एग्जाम्पल है। साइकोन, जुप्लेक्टेला, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक का पूछा एक बताया, 2-3 बता सकते हो। स्पंजिला है, साइकोन है, जुप्लेक्टेला है, कैलाइना है, बट आपको एक याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 7, पोरिफेरा संघ का मुख्य लक्षण। देखो जब नाम ही पोरिफेरा है तो लक्षण क्या है बेटा? यहीं से देख लो। पोर यानी छिद्र, पोर बियरर एनिमल थे ना, छिद्रधारी जीव। तो पोरिफेरा संघ का मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर में छिद्र होता है। और कोई बड़ा लक्षण है? नाल तंत्र प्रणाली होती है वाटर के लिए। तो ये सबसे बड़े यदि लक्षण की बात करें तो हम छिद्र कह सकते हैं कि छिद्र होगा। सवाल नंबर 8, विंस के फूलों की टोकरी क्या है या किसे कहा जाता है? जापान में पोरिफेरा का एक एनिमल है जिसे विंस के फूलों की टोकरी कहते हैं। नाम है बेटा यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, इसे विंस के फूलों की टोकरी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसे बताया था ना कि जापान में शादियों में सुंदरता के रूप में इसको भेंट भी किया जाता है। इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो विंस के फूलों की टोकरी कौन है? एक एनिमल है जिसका नाम यूप्लेक्टेला है। इसे जापान में सुंदरता की देवी भी कहते हैं और विंस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। याद रखना बेटा। 8 सवाल है। सवाल नंबर 9, सिलेंट्रेटा संघ का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम? सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम याद है बेटा? सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया या निडेरिया भी कह सकते हैं आप। निडेरिया या नाइडेरिया, ठीक है ना? जब पढ़ा था सिलेंट्रेटा संघ तो दूसरा नाम भी बताया था। तो अच्छे से यदि आपने वीडियो देखे हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब स्वयं आएंगे। सवाल नंबर 10, सिलेंट्रेटा संघ का मुख्य लक्षण बताइए। सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण बताओ बेटा। सिलेंट्रॉन, जिसे देह गुहा कहते हैं, सिलेंट्रॉन की उपस्थिति याद रखना। सिलेंट्रेटा संघ का मुख्य लक्षण क्या है? सिलेंट्रॉन की उपस्थिति, याद रखना। ये दूसरा लक्षण भी बताऊं कोई जो मेन है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, नाइडियोब्लास्ट, याद रखना। दंश कोशिकाएं या नाइडियोब्लास्ट कह सकते हैं ना।
नाइडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही सिलेंटेटा को सिलेंटेटा कहा जाता है, क्योंकि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं। सवाल नंबर 11, मेटाजेनेसिस की क्या है या मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेटाजेनेसिस बताओ बेटा, मेटाजेनेसिस क्या है? पता है किसी को? अच्छा, तो सिलेंटेटा संघ के अंदर क्या होगा, दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक पोलीप और दूसरी मेडूसा। याद है कौन सी दो अवस्था? एक अवस्था होती है पोलीप और दूसरी होती है मेडूसा। पोलीप और मेडूसा मेटाजेनेसिस की यदि हम बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच का एकांतरण वही मेटाजेनेसिस कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई मेटाजेनेसिस की? सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में जीवन में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक पोलीप अवस्था और दूसरी कौन सी है? मेडूसा। पोलीप बेलनाकार होती है और मेडूसा क्या होती है? घंटी के आकार की। आप देखेंगे दोनों अवस्थाओं के बीच के अंतर या एकांतरण को ही हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। याद रखना ये बात। तो सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में पोलीप और मेडूसा जो अवस्थाएं हैं, उन दोनों के बीच के अंतर या डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे? मेटाजेनेसिस कहेंगे। सवाल नंबर 12, पुनरुद्भवन का गुण क्या है? रीजनरेशन, पुनर्जनन इसका दूसरा नाम है। बताओ, पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। पुनरुद्भवन का मतलब अंग्रेजी में लिख देता हूँ, रीजनरेशन, यानी दोबारा जन्म होना किसी चीज़ का। तो जैसे कि छिपकली में देखा ना आपने कि छिपकली की पूंछ कट जाती है किसी कारणवश, तो छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है, यही गुण पुनरुद्भवन होता है। और पोरीफेरा और सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। यदि इसके एनिमल किसी कारणवश कट भी जाएं, कोई टुकड़े भी हो जाएं, तो शरीर का वो अंग वापस आ जाता है, वापस डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन का गुण है वो मोस्टली किस में पाया जाएगा? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के सदस्यों में अच्छा खासा ये गुण पाया जाता है। सवाल नंबर 13, नॉन कोर्डेटा का सबसे छोटा संघ कौन सा है? स्मॉलेस्ट फाइलम सबसे छोटा। अच्छा, नॉन कोर्डेटा का सबसे छोटा यहाँ नाम होगा संघ। नॉन कोर्डेटा का सबसे छोटा संघ, स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ द नॉन कोर्डेट। सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। और सबसे छोटा कौन सा है? टीनोफोरा। कौन सा है बेटा? टीनोफोरा। अगला क्वेश्चन देखो, वही है, वहीं से शुरू हो रहा है। तो सवाल नंबर 13 का आंसर क्या है? टीनोफोरा। सबसे छोटा नॉन कोर्डेट का संघ। या नॉन कोर्डेट की नहीं मानो ना, तो नॉन कोर्डेट और कोर्डेटा सब में सबसे छोटा यही है, बाकी सब बड़े बड़े हैं, बाकी में एनिमल बहुत हैं। सवाल नंबर 14, टीनोफोरा संघ का उदाहरण एवं मुख्य लक्षण, दो चीज़ें बतानी हैं। टीनोफोरा जो संघ है उसका उदाहरण टीनोप्लेना, याद है? टीनोप्लेना या वेरोई कह सकते हैं। टीनोप्लेना और दूसरा क्या है? वेरोई भी है। तो उदाहरण हो गया। और मुख्य लक्षण क्या है? जैव संदीप्ति पाई जाती है ना एनिमल में, कोई याद है तो? जैव संदीप्ति, चमकते हैं जुगनू की तरह। टीनोफोरा संघ का उदाहरण हो गया टीनोप्लेना। एक एग्जाम्पल और लिखो तो वेरोई भी लिख सकते हो, वेरोई। मुख्य लक्षण क्या है? जैव संदीप्ति, जैव संदीप्ति, ये मुख्य लक्षण होगा इनका, जैव संदीप्ति। इनफ्लोर बायो लुमिनेसेंस कह सकते हैं आप इसको, रात को चमकना। सवाल नंबर 15, चपटे वर्मी किन्हें कहा जाता है? चपटे वर्मी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैट वार्म। चपटे वर्मी कर्मी किसे कहते हैं? चपटे बिल्कुल एकदम चिमटे के जैसे होंगे, चपटे एकदम पतले, किसे कहते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? चपटे कर्मी। याद रखना, फ्लैट वार्म। चपटे कर्मी किसे कहेंगे? प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों को हम चपटे कर्मी कहते हैं।
सवाल नंबर 16, प्लेटी हेलमिंथीज में ज्वाला कोशिकाओं का कार्य। बहुत अच्छा सवाल। ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल, ज्वाला अग्नि जैसी कोशिकाएं। ऐसा नहीं है कि उसमें आग निकलने वाली कोशिकाएं हैं, लेकिन ऐसी कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो ऐसे होती है जैसे कि अग्नि से ज्वाला निकल रही है। तो प्लेटी हेलमिंथीज में ज्वाला कोशिकाओं का क्या कार्य है बेटा? उत्सर्जन करना। याद रखना कौन सा मेन कार्य है? उत्सर्जन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना। प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल का मुख्य जो कार्य है वो एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन करना है। याद रखेंगे आप। सवाल नंबर 17, भेड़ कृमि या लीवर फ्लूक क्या है, या किस एनिमल को भेड़ कृमि या लीवर फ्लूक कहा जाता है? पहले तो ये देखो कि कौन से संघ का सदस्य है। तो भेड़ कृमि की बात आती है तो ये प्लेटी हेलमिंथीज के ही सदस्य हैं। कौन सा प्लेटी हेलमिंथीज का ऐसा एनिमल है जो भेड़ की लीवर में रहता है? उसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका। इसी एनिमल को हम लीवर फ्लूक या भेड़ कृमि कहते हैं, क्योंकि भेड़ की आंत में और भेड़ की लीवर दोनों जगह पाया जाता है और भेड़ में कई प्रकार के रोग फैलाता है। जैसे कि अतिसार है, ये भेड़ के अंदर रोग इसी के कारण फैलेगा। सवाल नंबर 18, फीता कृमि किस प्राणी को कहा जाता है? फीता कृमि किस प्राणी को कहा जाता है? फीता कृमि ही प्लेटी हेलमिंथीज का एक सदस्य है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। इसी प्राणी को क्या कहते हैं? फीता कृमि, क्योंकि इसकी आकृति और संरचना फीते के जैसी होती है। कौन सा फीता? जो कपड़े सिलने वाले दर्जी और टेलर रखते हैं ना, जिससे वो माप लेते हैं, ऐसे ही फीते के समान आकृति होती है, इसलिए इन्हें फीता कृमि कहा जाता है। सवाल नंबर 19, कृमि विज्ञान या वर्मोलॉजी क्या है? वर्मोलॉजी या कृमि विज्ञान किसे कहते हैं? सीधा सा है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर कृमियों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ वर्म, स्टडी ऑफ वर्म, यही क्या कहलाता है? कृमि विज्ञान कहलाता है। कृमियों के अध्ययन को ही कृमि विज्ञान कहते हैं, वर्मोलॉजी। सवाल नंबर 20, चपटे कृमि से होने वाले रोगों के बारे में। चपटे कृमि का मतलब यहाँ प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में कहना चाह रहा है। प्लेटी हेलमिंथीज से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताना है, कितने कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो भी बताएंगे। अथवा में देखो दोनों एक ही हैं। प्लेटी हेलमिंथीज का आर्थिक महत्व बताइए। आर्थिक महत्व है ना, इसका बेटा लाभदायक तो है ही नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। ये कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट, लाभदायक महत्व इसका है ही नहीं। केवल और केवल ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से नुकसान पहुंचाएंगे? हम कुछ मोटा मोटी तौर पर कुछ डिजीज़ या रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला बेटा देखो, भेड़ में यकृत विगलन, ये रोग किस में फैलाएगा? भेड़ में। कौन फैलाएगा? यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फेसियोला हिपेटिका, नाम ऊपर आया था ना, फेसियोला हिपेटिका। ये यकृत विगलन नामक रोग फैलाता है। किस में फैलाएगा? भेड़ में फैलाएगा। एक ऐसी और है फेसियोला की जाति, वो मनुष्य के अंदर एक रोग फैलाता है जिसका नाम है अंत्रकृमि, या उसमें पेट दर्द, उल्टी, ये होगा। किसमें? मनुष्य में, यानी हमारे अंदर छोटी आंत में दिक्कत करेगा। अंत्रकृमि कहते हैं इसको। टीनिया सोलियम, कौन सा? जिसको क्या कहते हैं? फीता कृमि, टीनिया सोलियम। ये भी मनुष्य और सूअर में, किन किन में? मनुष्य और सूअर में क्या करेगा? रोग फैलाएगा।
तो कौन सा रोग फैला देता है? ये ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है, जिससे कि रक्ताल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ पेट दर्द और उल्टी आना, ये रोग हमारे अंदर ये कुछ एनिमल फैलाते हैं जो घातक एनिमल हैं। इसके अलावा लोमड़ी में भी कुछ रोग फैलाते हैं, कुत्ते बिल्लियों की आंत में। तो इन्हें है ना, एक बात याद रखना, इन एनिमल को, चपटे कृमियों को या प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम आंत्रकृमि कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल हमारे शरीर में जाकर कहाँ रहेंगे? छोटी आंत में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आंत्रकृमि कहा जाता है, क्योंकि छोटी आंत को डैमेज करने का काम करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का आर्थिक महत्व तो बताया भी था जब पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो कुछ आप वहाँ से कीजिए। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक भाग। बाकी भाग हम कल बनाएंगे, अगले पार्ट्स में बनाएंगे। तो एक बार सारे क्वेश्चंस दोबारा आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 से 8 तक क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। 1 से 8 तक दिख रहे हैं अच्छे से? 9 से 16 तक दिख रहे होंगे शायद अब। सोलह के बाद में लास्ट तक यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ चीज़ें नीचे रह गई तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए लास्ट तक। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन का जो पार्ट था वो पहला भाग हमने किया है प्रश्न उत्तर का। अगले भाग में कुछ और प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।